कौन सा पाकिस्तान आप बचा रहे हैं? मैं हैरान हूं, इनके चेहरों पर कोई किसी तरह की मलामत नहीं है। इनको इतनी जल्दी थी आने में इक़्तिदार की, क्योंकि उनको चाहिए था एनआरओ। इनके चेहरों पर कोई शर्म नहीं है। और ये लैक ऑफ कैरेक्टर शो करता है किसी भी लीडर का, किसी भी लीडरशिप का। अभी भी यहाँ पे वोटों की गिनती का मरहला जारी है और इलेक्शन के हल्के में जिस तरह की सूरत हाल होती है वही मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ रैलियां टोलियां की शक्लों में लोग गुजर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक साजिद साहब हैं और थोड़ी देर बाद हमें सेनेटर शिबली फराज पीटीआई के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। शुएब बरनी हमारे कराची से नुमाइंदे हैं, वहाँ पर भी आज एक इलेक्शन हुआ। क्या हुआ, कैसे गोलियाँ चलती रही, एक हल्के का इलेक्शन ये हुकूमत मैनेज नहीं कर सकी। आगे क्या होगा शुएब बरनी से जानेंगे। सियासी मामलात हैं जिनका हमारी और आपकी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हुकूमत के फ़ैसले जिस तरह हमारी ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट कर रहे हैं उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है एहतजाजी तहरीक का। तहरीक इस तरीके से कि उन्होंने कहा है कि इतवार की रात 9 बजे प्रोटेस्ट करें, लोग निकल आए घरों से बाहर, इस तमाशे को ख़त्म करना है। इसके लिए हमें घरों से निकलना पड़ेगा और बैठ नहीं सकते अब खामोशी से, क्योंकि जो हालात कर दिए हैं मुल्क के, जिस तरह इंसानों की ज़िंदगियों को मुश्किल कर दिया, उसके लिए अपने हक़ के लिए आना होगा और खड़ा होना होगा। 10 बजे वो वीडियो लिंक के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में लोगों से खिताब करेंगे। 9 बजे उन्होंने कहा है कि तमाम लोग अपने घरों से, बच्चे, बड़े, बूढ़े, फैमिलीज़ सब अपने घरों से निकलें अपने हकूक़ के लिए। गवर्नमेंट ने जिस अंदाज़ में चीज़ों की कीमतों को बढ़ाना शुरू किया है, डॉक्टर इशफाक हसन ने कल ये बात बताई कि ये बिल्कुल जो बजट इन्होंने बताया ये फेक है, सब झूठ है। और उन्होंने ये दावा किया था रात कि जब 1 जुलाई को जो आप देखेंगे नंबर्स, वो जो अब इन्होंने बजट में पेश किए उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। और ये हमें नज़र आ रहा है, ये इतनी फ्रॉडिया गवर्नमेंट है, इस कदर झूठ बोलने वाली गवर्नमेंट है, इस कदर ये धोखा देने वाली गवर्नमेंट है कि कल रात इन्होंने ये स्क्रीनशॉट्स देखे, मीडिया को खबरें रिलीज़ की कि जनाब हम कोई पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे, किसी तरह से भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। ये मीडिया पर इन्होंने मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, फीड की रिपोर्टर्स को बताया कि लिखें कि जनाब बिल्कुल कोई कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। और फिर रात 11:30 बजे इन्होंने क्या किया, मैं आपको वो सुनवा देता हूँ। ये वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम महंगाई पर काबू पा लेंगे, तकलीफ़ है, हमें पता है कि आपको तकलीफ़ है। किस कदर जालिम है आप लोग, आपको पता है तकलीफ़ है, आपको पता है क्या होगा लोगों के साथ, इस कदर सफाक हैं आप, बिल्कुल आपके सीने में पत्थर हैं, दिल नहीं है। आपको पता है कि इससे बर्बादी होगी। और क्या पाकिस्तान आप बचा रहे हैं? कौन सा पाकिस्तान आप बचा रहे हैं? किस पाकिस्तान को बचाने की आप बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये आप देखें अपनी स्क्रीन पर, लोगों ने अपने रिक्शे को, ये सिंध की एक फुटेज है कि रिक्शे को आग लगा रहे हैं कि क्या करें। ये गरीब आदमी है जो अब निकल आया है, जो बाहर निकल रहा है, कि ये आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं आपके डीज़ल की प्राइस 60 रुपये लीटर बढ़ जाए, क्या किराया हो जाएगा? जो आदमी जाता है मजदूरी के लिए अपने घर से किसी सरकारी नौकरी पर, किसी कारोबार के लिए, तो वो उसके लिए जाना आना कितना मुश्किल है, क्या वो कारोबार करेगा? और इनको शर्म नहीं आती है, कहते हैं 15% हमने इजाफा कर दिया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में। ये इजाफा किया आपने तो गरीब को बेहाल कर दिया। और ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि हम बड़े एक्सपर्ट्स हैं। और आज मरीम नवाज़, मैं हैरान हूँ, इनके चेहरों पर कोई किसी तरह की मलामत नहीं है, इनके चेहरों पर कोई शर्म नहीं है किसी तरह की। मतलब मैं क्या कहूँ, इस वक्त मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह इन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख दिया। और कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं।
किस पाकिस्तान को बचाने की आप बात कर रहे हैं? ये देखें, कोई नज़र आ रही है? ये इतने, वो जो हम सुनते थे ठग पुराने ज़माने के, इतने मतलब उनके चेहरे पक्के होते थे और वो बीमार लोगों की जेबों से पैसे ले जाते थे। मुर्दा जो थे ना, मुर्दा जो कहीं मर जाते थे एक्सीडेंट में, ये देखें, ये वुज़रा के चेहरे देखें। कमर ज़मान कायरा साहब, आप तो पीपल्स पार्टी के, एक अवामी पार्टी भुट्टो की जिसने अपनी जान दी, साथ बैठे हुए हैं तमाम, क्या मैं इनको अब कुछ कहूँ, कहते हुए भी अजीब लगता है कि ये कौन लोग हैं। पानी ये देखें बोतलों वाला पी रहे हैं, गरीब आदमी की तरह ये पानी भी नहीं पीते। अवाम पर इन्होंने तमाम जाल डाल दिया बोझ इन्होंने। खैर, अब इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी खिताब किया और उन्होंने वहाँ पर इस बात का इंदिया दिया था कि वो कुछ करने वाले हैं। तगड़ा मेरा प्लान अब तगड़ा है। आइए ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले राना ताहिर साहब से बात कर रहा था, तो वो एक जो माहिर मईशत के उनसे उनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे देहात में जो जालिम ज़िम्मेदार हैं वो अपने जो उनके मुजारे होते हैं या नौकर होते हैं उनको सिर्फ़ वो उतनी ही रोटी देते हैं जितना वो खाना जिससे वो ज़िंदा रह सकते हों, इससे ज़्यादा नहीं देते उन्हें। तो अमेरिका जब किसी कौम को अपना ग़ुलाम बनाना चाहता है तो वो ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि वहाँ पे लोग सिर्फ़ रोटी की बात करें, सिर्फ रोटी को तरसने लग जाएं, ताकि अपने सारे जो दूसरे मकासद है वो हासिल कर ले। और शायद इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का यही ज़िम्मा है, इनकी यही ज़िम्मेदारी थी, इसीलिए इनको यहाँ पे हुक्मरान बनाया गया कि इसीलिए इनको हुक्मरान बनाया गया कि ये उस चीज़ को करें। बिलावल, क्या मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ जो ये बेईमानी, करप्शन, चोर और महंगाई वाले पाकिस्तान को किस तरीके से ये वेलकम कह रहे हैं। ज़रा चेहरा देखें, ये कहीं से भी आपको लगते हैं ये मौसूफ कि ये नवासे होंगे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के? आइए ज़रा सुन लें। ये नवाज शरीफ साहब हैं, इनके भाई की हुकूमत है। रात की तारीकी में इतनी दफ़ा कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो फिर सबसे बड़े डाकू ये ख़ुद हैं और इनसे बड़े डाकू इनके भाई हैं। ये ख़ानदान ही सारे का सारा डाकुओं का है जो पाकिस्तान को लूट के ले गया। मैं तो यही कह सकता हूँ। सदीक साजिद साहब, ये जो महंगाई है इसमें अवाम ज़िंदा कैसे रहेंगे? किसी को कुछ समझ है, कुछ सोच है? अवाम की तो समी साहब जो सोचने समझने की सलाहियत है इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। अब देखें कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर 84 रुपये जो है वो कीमत बढ़ी, सिर्फ पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। और इमरान खान के दौर में तकरीबन कोई 59 रुपये कीमत जो थी वो बढ़ी थी, उससे भी अलग उनको 4.25 साल निकाले। अब आप ये अंदाज़ा कर लें, अगर सिर्फ हम पेट्रोल को ही देखें जो 24 रुपये पर लीटर बढ़ा है, पर डीज़ल की आपने बात कर दी, तो हर चीज़ कम से कम अगर 1% भी महंगी हो तो 24 रुपये महंगी तो होगी ना, जो भी है, जो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर निकल जाएगी। यही आपका जो आयल है 700 रुपये पर लीटर जो है वो मिल रहा है, किलो का मिल रहा है, तो वो ये 1000 तक पहुँचेगा। तो आवाम की तो उन्होंने चीखे वाकई निकाल दी है। और ये जो 11 जमातों का इत्तेहाद है, अभी आप जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई मायूसी नहीं है, और वो सारा डाल रहे हैं जी IMF के साथ मुआहदा किया था। चले जी, IMF के साथ मुआहदा किया था तो इमरान खान IMF के सामने लेटा तो नहीं था ना, आप तो लेट गए। और पूरी जो आवाम है उसको आपने जो है वो उनके रहम व करम पे एक तरह का छोड़ दिया। वो उसने प्रोग्राम को होल्ड कर मुअत्तल करा लिया IMF के प्रोग्राम को, लेकिन उसने आवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला। जो भी उसकी वजूहात हो वो उससे आगे तो नहीं गया, लेकिन आप तो इस हद तक आगे चलेगा। और अभी भी कोई पता नहीं है, अभी भी आप देख लें कि IMF की जानब से कोई श्योरिटी नहीं है कि वो अभी हमें किस्त जारी कर देगा, हमें पैसे जारी कर देगा, क्योंकि वो जो शराइत हैं, वो जो आप डॉक्टर शफाक की बात कर रहे थे सब्बीर साहब, वो बात ठीक है। आप इनकी बजट तकरीर उठाएं, इन्होंने तो वो जो टैक्स मैयर थे उसमें इन्होंने उसकी अनाउंसमेंट ही बहुत कम की। वो बाद शाम में जाकर पता चला फाइनेंस बिल में ये चीज़ बढ़ गई है, ये कम हो गई है, वो चेयरमैन FBR ने किया। अदरवाइज़ तो फाइनेंस उसमें चीज़ें शामिल होती हैं तकरीर में, इन्होंने जानबूझ ताकि उसमें कुशन रखा जाता है, उसमें रद्दोबदल कर सके। अब इन्होंने वो रद्दोबदल करना है, इसी दौरान इनकी IMF के साथ बातचीत होती रहेगी और ये फिर कोई बहाना बनाएंगे और आवाम के ऊपर एक बिजली भी का बम गिराया जा चुका है, गैस का भी कह रहे जी कम है। वो बिफ्ता साहब को देखें, एक तो ये है गैर मुंतखब शख्स, उस दिन भी हमने कहा था कि काबीना के वज़रा इनके ऊपर बरसे हैं, लेकिन कमाल ढीठ आदमी हैं,
कोई है ही नहीं है उनको। शहबाज शरीफ की ये चॉइस है, हाँ, नवाज शरीफ की अप्रूवल है जी। सारे। अच्छा, शिबली फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक वफाकी वजीर सेनेट फराज साहब, PTI से ताल्लुक़ है। शिबली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये इमरान खान साहब ने आज कहा तगड़ा शो अब मैं करने लगा हूँ, और 9 बजे संडे नाइट पूरे पाकिस्तान से अपील किया कि घरों से बाहर निकलें। 10 बजे वो ख़ुद भी खिताब करेंगे। ये जो तगड़ा प्लान है, कुछ हमारे साथ आप शेयर करेंगे कि किस हद तक जाएगी तहरीक इंसाफ, क्योंकि हुकूमत तो तशद्दुद भी करती है, शेलिंग भी करती है, लोगों को बंद भी है, तो कहाँ तक जाएंगे आप? देखिए समी इब्राहिम साहब, बात यह है कि सबसे पहले तो जो अवाम पे एक मुआशी तशद्दुद किया जा रहा है, उससे पहले हमने 25 मई को देखा कि जिस बेदर्दी के साथ उन्होंने निहत्ते अवाम, पुरअमन अवाम और एक ऐसी अवाम जो कि तबका फिक्र से ताल्लुक़ रखते थे, वो ज़रूरी नहीं है कि PTI के वर्कर्स थे, उस पर जो तशद्दुद किया, तो उससे ज़ाहिर यही होता है कि इस हुकूमत में जो कि एक साजिश के ज़रिए आई है, जो कि एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, अवाम में इनको पसीराई नहीं दी, बल्कि जब हमारी हुकूमत हटाई गई तो ये पहली दफ़ा हुआ मुल्क की तारीख में कि पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में सारे लोग घरों से एहतजाज के तौर पर निकल आए। अब ऐसी हुकूमत जो कि लेजिटिमेट भी ना हो, उसकी क्रेडिबिलिटी भी ना हो, और वो ऊपर से इस तरह के फैसले कर रही हो जिसका मकसद अवाम को बुनियादी तौर पे टोटल बेहिसी है। ये आपने जिस तरह दुरुस्त कहा कि 2 महीने पहले की बात है, कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जिसमें कि हम मुल्क के मामलात, इकॉनमी को बड़े एक अच्छे और मुश्किल हालात थे, लेकिन उसमें हम एक पूरी हत्तल वसा हमारी कोशिश थी कि अवाम पे कम से कम बोझ डाला जाए। यही हालात थे, यही इस किस्म के माहौल था, लेकिन चूंकि हमने अवाम को मुकद्दम रखा, क्योंकि अल्टीमेटली तो पाकिस्तान की अवाम है जिसकी वजह से हम हुकूमत में हैं, तो अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे और उन पे एक ऐसा बोझ डालेंगे जिसको उठाने के वो बिल्कुल काबिल नहीं है, तो जाहिर है कि फिर हम चुप तो बैठ के नहीं रह सकते। और जिस तरह के देखें माजी और अब में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अपोजिशन में इमरान खान ने इनको पहले भी कहा था कि मैं बाहर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, और वो बुनियादी तौर पे वो उनका मकसद यही है कि वो एक दिलेर लीडर है। वो चीज़ों को जो भी उसके ऊपर आती जाएं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसका रेजिस्टेंस करते हैं, जो वो समझते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है। तो वो तो पूरी तरह से वो हैं इस इरादे में वो पुख्ता हैं कि जी हमने ये जो भी हो रहा है या जो हुआ है उसको हम लाइंग डाउन नहीं लेंगे। मतलब है कि हम बस इसलिए कि जी हमें निकाल दिया गया या हम अपोजिशन में आ गए हैं तो अब हम बैठ के तो अब सिर्फ रोते रहें या घरों में बैठकर और हम बातें करते रहें। नहीं, हमने ये एक शऊर दिया है हमारी लीडरशिप ने, इमरान खान ने, कि कौम ने अपने फैसले खुद करने होते हैं और वो दूसरों के फैसलों के लिए गुलामों वाली जिंदगी नहीं होती है। वो ये गुलामों का वतीरा होता है कि जब भी उन पर कोई भी चीज़ आयद कर दी जाए, डाल दी जाए, वो उसको बादल नाखास्ता या खुशी वो नहीं होती है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चूँकि इमरान खान आज़ाद कौम, एक खुद मुख्तार कौम की तरफ पूरी इस पाकिस्तानी कौम को ले जा रहे हैं, तो अब जो यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है। और अभी तो आपने उन पे ऐसा बोझ डाल दिया है और मजीद डालने जा रहे हैं। तो इमरान खान ने जो अपना प्लान बनाया है, वो ज़ाहिर है उसकी ये पहली कड़ी है कि हम ये एतवार के दिन 9 बजे एहतजाज भी करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, और बाकी जो हमारा लाहे अमल है वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो रोल आउट होता रहेगा। अच्छा शिबली साहब, एक और बड़ी अजीब बात हुई, एक और बड़ी अजीब बात हुई, गवर्नमेंट ने ये खबरें मीडिया को लीक की कि जनाब हम तेल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे, और शाम 7 बजे 8 बजे 9 बजे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे उनके वुज़रा और उनके तर्जुमान के जनाब हमारा नाम ना लें लेकिन ये खबर चला दें, और मीडिया ने ये खबर चलाई और रात को 11:30 बजे मिफ्ता इस्माइल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये फ्रॉड करना लोगों के साथ एक मुश्किल अपनी जगह पर जो भी उनकी होगी, लेकिन ये झूठ बोलना, फ्रॉड करना, ये तो कभी हमने नहीं देखा कि इस तरह हुआ हो इससे पहले। देखें, ये बुनियादी तौर पे बुज़दिल लोगों की निशानी होती है। जो बुज़दिल लोग होते हैं वो छुप के वार करते हैं,
जो बुज़दिल लोग होते हैं वो सामना नहीं कर सकते। इन्होंने रात की तारीकी में जितने भी, अगर आप इनकी सीक्वेंसिंग देखें, जिस तरह से ये हुकूमत किस वक्त पे आए, किस तरह से इन्होंने जो अपना जो नकब लगाई, वो सारी रात के अंधेरे में ही लगाई। और ये लैक ऑफ कैरेक्टर शो करता है किसी भी लीडर का, किसी भी लीडरशिप का, कि वो शायद उनके साथ हमारा राब्ता जो है वो फ्रीज़ हो गया है। कोशिश करते हैं शिबली फराज साहब से दोबारा हम बात करें। ये जो बात है सदीक साजिद साहब कि ये तो किसी लीडर का वतीरा नहीं है, ये उन बुज़दिलों का वतीरा है, ये वो लोग जो कि नकब लगाते हैं, ये उनका वतीरा है। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही। अच्छा शिबली साहब, एक और जो बात जिस पर बड़ी खुलकर ये बहस हो रही है कि ये साजिश से हटाए गए या मुदाखलत हुई, इस हवाले से कंट्रोवर्सी को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इस कंट्रोवर्सी को ज़िंदा करने की अब ज़रूरत थी? सिग्नल का कुछ इशू है और जैसे ही राब्ता होता है हम दोबारा उनकी तरफ जाते हैं। सदीक साजिद साहब, ये कहना कि कीमत नहीं बढ़ा रहे फिर बाद में बढ़ा देना, जो एक एतमाद का रिश्ता होता है अवाम और हुकूमत के बीच, इस तरह की हरकत से वो टूटता नहीं है, मुतासर नहीं होता? बिल्कुल टूटता जी। और ये जो इस वजह से किया कि पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो लाइनें न लग जाए, लोगों को पता ना चले, वो अफरा तफरी न फैल जाए, इस वजह से इन्होंने ये जानबूझ के ये फैला दी खबर। मैंने तो नहीं दिया अपने चैनल पर, मैंने तो आखिरी दम तक इस पर रहा, क्योंकि मैं बार बार उनसे पूछता था तो वो मोहतरमा जो थी मरियम औरंगज़ेब साहबा, वो कुछ बता नहीं रही थी। फिर वजारत ख़जाना से उधर से पता किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात आपकी ठीक है, फीड उन्होंने किया कुछ लोगों को कि ये जनाब ये आप चला दें, ये सारी चीज़ें करते रहे फीड। लेकिन इसकी वो अब ये बात भी आपने सही कही कि हमारा नाम ना आए, लेकिन मुस्तद कर दिए। वो भेजी रात को आप गए, वो मुस्तद आप कैसे कर सकते हो? IMF वाले डंडा लेकर आपके पीछे पड़े हुए थे। तो प्राइम मिनिस्टर को बताएगा जो कहता जी मेरे सीने में बड़ा दर्द है आवाम का और मुझे पता है कि मैं कैसे। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया कि जी मुझे पता है कि आवाम के असरात होंगे, पीछे डाल दिया इमरान खान के ऊपर जी, उसकी वजह से उसने मुआहदा किया और फिर ये भी कह दिया हम उस मुआहदे को पब्लिक करेंगे। आज मज़े की बात देखें, वो मरियम नवाज साहबा उस मुआहदे की शिकें पढ़ रही थी। इतनी ठगी से झूठ बोलते हैं। और मरियम नवाज़ को तो अब यानी मैं उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, टेलीफोन पर जो उन्होंने सना बुच्चा से कहा कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है, कोई प्रॉपर्टी, आधी झूठ बोलने वाली चीज़ याद आ गई। और आज उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल कर दिया कि मरियम साहबा जब इमरान खान की हुकूमत थी तो कीमत बढ़ती थी तो आप कहते थे ये हुक्मरान चोर हैं, डाकू हैं, अब क्या कहेंगी? कहते हैं हाँ हुक्मरान चोर हैं, लेकिन मौजूदा जो साबिक हुक्मरान थे वो चोर थे, वो डाकू थे। एक छोटा सा वक्फा और ये जो 2 नंबरियाँ हैं इनकी, जिसके लिए ये मशहूर हैं मुस्लिम लीग नून वाले, इन पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे लेकिन एक थोड़े से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर शिबली फराज हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उनसे रब्ता हमारा टूट गया था, लेकिन अब रब्ता बहाल है, वो हमारे साथ हैं। सदीक साजिद भी हमारे साथ हैं। शिबली फराज साहब की तरफ चलते हैं। शिबली फराज साहब, हुकूमत जो भी एहतजाज की कॉल है, जिस तरीके से भी अगर आवाज़ बुलंद की जाती है तो वो ये इरादा ज़ाहिर करते हैं कि इसको वो दबाएंगे और आपके जो उनके जो मुखालिफिन हैं उन पर भी पर्चे दर्ज किए गए हैं। चौधरी मोनस सलाई पर भी FIA ने तहकीकात खोल दी हैं। तो क्या इस वक्त आपकी पार्टी का मोरल क्या है? आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? कुछ आपने स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर आपकी टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया तो फिर अगर ये आप तहरीक चलाएंगे तो कौन इसकी क़यादत करेगा? बिल्कुल जी, इसकी एक अमली इन प्लेस है और जो भी चीज़ें की जा रही हैं, अब एक तो जो 25 मई को जो हुआ था, तो अब जाहिर है कि हम उसको ज़हन में रखते हुए कि हुकूमत, चूँकि ये एक फस्ताई हुकूमत है, एक फाशिस्ट हुकूमत है और ये किसी भी किस्म का इन्होंने जाहिर कर दिया है कि इनके लिए अवाम कोई मानी नहीं रखते, कितने मकौड़े हैं और वो उसको बज़रिए ज़ोर ताकत के
और तशद्दुद के उनकी आवाज़ को दबाएंगे। लेकिन अब ये पैगाम जो है तो पाकिस्तान के घर घर में पहुंच गया समी इब्राहिम साहब। अब जो है तो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, अब पाकिस्तान के अवाम की बात है, जो कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या वो लोग जो कि किसी भी सियासी जमात से कोई भी वो रग़बत नहीं रखते हैं। अब ये उनका भी इशू है। ये सारे पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है, जिसमें कि मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कि बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। तो अब इसको अगर इसको हमने रोका नहीं, इस जो जुल्म बर्बरियत है, चाहे वो मुआशी हो या चाहे वो इसकी ताकत की हो, फिजिकल ताकत की हो, उसके लिए जो है तो अभी कौमें देखें, कौमों को मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। असल चीज़ होती है कि वो हासिल क्या करना चाहते हैं। हासिल क्या करना चाहते हैं? वो एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो कि उनके मसाइल और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करे, न कि वो एक ऐसे एजेंडे पे काम करें जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पर अपने मफादात को दवाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के साथ भी मुआहदा कर सकते हैं, किसी के इशारों पे चल सकते हैं। और ये हमने देखा कि जो ये हुकूमत आई थी, बावजूद ये जानते हुए कि इकोनॉमिक सिचुएशन आने वाली वो इतनी फेवरेबल नहीं होगी, उसके बावजूद इनको इतनी जल्दी थी आने में इक़्तिदार की, क्योंकि उनको चाहिए था NRO। उन्होंने और वो साबित किया कि जो ही वो आए, अभी जिसे कहते हैं कि वो उनके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, तो उन्होंने फ़ौरन FIA में जितने रद्दोबदल किए, जितने शवाहिद को आगे पीछे करने की कोशिश की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लकीली उसको रोक दिया। लेकिन साथ ही साथ में आप देखें कि जो गवाहान जो कि इस केस से मुंसलिक थे, वो एक एक करके अब 5 तादाद हो गई है जो कि वफात पा चुके हैं, उनको मार दिया गया है। अब देखें ये चीज़ें जो है ना बड़ी ख़तरनाक हैं। ये उस सिसिलियन माफिया का तरीक़ाकार है जिसमें कि आप जितने भी विटनेसेस होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं। ये हमने ये देखा, बड़ा ब्लेटेंटली ब्रेजनली ये हुआ है। इसी तरह इन्होंने पार्लियामेंट में बग़ैर किसी बहस के, बग़ैर किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन्होंने 2 बिल पास करा दिए। एक जो था जो कि खुल्लम खुला NRO है, जो कि नैब लॉ था, उसमें जो अमेंडमेंट्स थी, बुनियादी तौर पे उसमें इनके मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और नैब एक दांतों के बगैर एक इदारा बन जाएगा जिसका कि कोई वो होगा ही नहीं, अमलो उसको कोई उसकी कोई अमलदारी होगी नहीं। इसी तरह इन्होंने इलेक्शंस को भी, क्योंकि ये इलेक्शंस को रिग करने में माहिर हैं, ये इलेक्शन साफ और शफाफ चाहते ही नहीं है, तो उसको भी इन्होंने वो फेमस जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का ये जिक्र करते थे, वो क्या है कि उनको रिवर्स कर दिया। ये इनकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थी, बिकॉज साफ और शफाफ इलेक्शन को सूट ही नहीं करता, ये आ ही नहीं सकते, ये जीत ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने ये 2 काम किए जिससे यही जाहिर होता है कि इनका एजेंडा क्या था, इनकी प्रायोरिटीज क्या थी। और अब देखें किस बेहसी से ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, किस बेहसी से इनको अवाम, मुझे बता दें इन्होंने क्या, जब से आए हैं अब 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, इन्होंने क्या डायरेक्शन हमें पता चली है। ये तो कंफ्यूजन का शिकार है, इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि ये डायरेक्शन कौन सी लें। जो काम इन्होंने करने थे उस पर अमल पैरा हुए, ये जो कि इनके जाती केसेस थे उनसे इन्होंने छुटकारा हासिल करने के लिए जो इकदाम उठाए हैं। अब जाहिर है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम हर वो कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे जिससे कि इनका जो इन्होंने जो भी किया है, एक गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर सियासी, एक गैर आईनी काम किया है, उसको जो है तो हमने चैलेंज करना है। अच्छा सेनेटर साहब, शिबली साहब, एक और बात, एक तो प्रॉब्लम आपने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन का, वहाँ पर जिस तरीके से इस वक्त जो उनकी हायरार्की है, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ को उन्होंने टारगेट किया हुआ है बज़ाहिर, और कहीं पर भी तहरीक इंसाफ को ना कोई रिलीफ मिल रहा है, बल्कि अगर कुछ लोगों की नज़र में तो जो जस्टिस होना चाहिए वो भी बिल्कुल किसी कीमत पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और वो इलेक्शंस वाले टाइम पे आपके लिए बड़ी ये चीज़ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी। इसको भी आप, ये जो मेंबरान का तयन हुआ है, 2 मेंबर बना दिए गए हैं, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इस
पूरे प्रोसेस को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे जी। देखें, आप देखें, अपोजिशन नाम की भी नहीं है। राजा रियाज, ये लोग जो के लोटे थे, उनको बना दिया गया है अपोजिशन लीडर, यानी कि एक फिक्स मैच कर दिया गया है कि वो मिलके मेंबरान भी लगाएं, वो टेक्निकली इंटरिम गवर्नमेंट भी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मिलके करते हैं, मेंबरान लगाने, ये सारी चीज़ें, नैब के चेयरमैन लगाने, ये इससे यही जाहिर होता है कि ये बिल्कुल मुल्क में ये हुकूमत नहीं हुई, ये जिसे कि हम कहते हैं इसको एक राजवाड़ा बना दिया गया है और उसकी कोई इखलाकी या आईनी, देखें इखलाकियात एक ऐसी चीज़ है जो कि जो स्पिरिट ऑफ थिंग्स होती है, चाहे वो कानून भी हो, उसकी भी जो फाउंडेशन होती है वो इखलाकियात भी होती है, एक इंटेंट होती है एज टू व्हाट यू वांट टू अचीव। तो जब इस किस्म के लोग, जिसमें के पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो आ गए हैं, इसी तरह जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो जाहिर है कि ये तो एक बिल्कुल एक फ्रॉड है, एक सर्कस बन गया है। पार्लियामेंट जो कि एक लिम्पिंग पार्लियामेंट है, जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी उसमें है ही नहीं, और वो ऐसे कानून साजी भी कर रहे हैं। और देखिए, वो भी पार्लियामेंट में जाते ही नहीं है। कल खुर्शीद शाह ने क्या किया, क्या कहा, न कोई मिनिस्टर आता है। आज सेनेट में भी कोई मिनिस्टर आता नहीं है। हमने एहतजाज किया, फिर एक दो भागते हुए आ गए। तो इनका मकसद ये जी अपने सरों को तलाश कर रहे थे, डोंट नो कि इनके साथ हो रहा क्या है, और इनको ये भी नहीं पता कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो इस वक्त मुल्क एक बड़े गवर्नेंस के क्राइसिस से दो चार है। एक ऐसी हुकूमत है जिसकी कि ना कोई इखलाकी वो है, ताकत है, ना उसकी कोई आईनी वो है। नंबर्स को पूरे कर लेना 172 काफी नहीं होता, जिस तरीके से किए जाएं असल में वो होती है स्पिरिट। जिस तरह के सिंध में मेंबरान को रखा गया, सिंध हाउस में, और इस किस्म का एक माहौल बना के और 172 पूरे कर दिए, तो जाहिर है कि ये चीजें, देखें, ये चीजें चल नहीं सकती हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज जब आप एक तरफ मुल्क को चलाने, और ऐसा मुल्क जिसमें के काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसमें कोई इस तरह की लंगड़ी लूली कठपुतली किस्म की हुकूमत वो चल ही नहीं सकती है। तो ये सारे जो ये काम कर रहे हैं, सारे जो ये चीजें कर रहे हैं, अपने लोग बिठा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, ये इनका तरीका रहा है हमेशा। इन्होंने मेरिट पे कभी लोग नहीं लगाए। हमें तो इस चीज का अफसोस नहीं है, लेकिन हमें ये बात, हमें बार बार हम सोचते थे कि अपने लोग हम लगाएं, लेकिन हमने किसी को अपने लोगों को नहीं लगाया। शायद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई गलती हो, लेकिन हम ये गलती दोबारा करेंगे, बिकॉज हम इस मुल्क को मेरिट बेस करना चाहते हैं, न कि लॉयल्टी बेस। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली फराज, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और बड़ी एक प्रिंसिपल स्टैंड उनका। यहाँ पर हम एक वक्फा लेते हैं, जब वापस आते हैं सदीक साजिद भी हमारे साथ हैं, कराची से भी हमारे नुमाइंदगे शुएब बरनी हमारे साथ होंगे। वहाँ पर भी आज एक अजीब दिन था, एक हल्के का इलेक्शन और सारा दिन गोलियां चलती रहीं, और क्या कुछ था ये हम जानेंगे। शुएब बरनी से हमारे साथ ही रही। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम शुएब बरनी साहब भी हमारे साथ होंगे कराची से, लेकिन एक अभी ब्रेक में मेरे से बात कर रहे थे जनाब सदीक साजिद साहब। ही हैज़ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू शेयर। जनाब सदीक साजिद साहब, इसमें अहम पहलू ये है समी साहब के जो वफाकी काबीना का परसों इजलास हुआ था, उस काबीना के इजलास से भी ये जो तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है, कोई मंजूरी नहीं ली गई। और उसमें बाकायदा मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते रहे कि अभी हमारा मज़ीद बढ़ाने का इरादा नहीं है। जब वज़ीर उनके बरस रहे थे, काफ़ी उनके ऊपर तीर बरसा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी इरादा नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं था कि ये अगले दिन ही मुझे बढ़ानी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कि अभी हम नहीं, अभी इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे स्टेबल रह जाए, कोई और ना बढ़ाना। और अगले ही दिन यानी कि कल जो है वो जनाब इन्होंने बढ़ा दी और कहा जी हमने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी ले ली। ये भी एक टकोसला होता है कि जनाब सर्कुलेशन समरी के लिए मंजूरी ले ली। इसमें एक मेरा सवाल है आपसे कि ये इससे पहले पूरी की पूरी काबीना जो थी ये चली गई थी लंदन, तो मिफ्ता साहब ने मंजूरी नवाज शरीफ साहब से ली होगी, शहबाज शरीफ साहब से लेने की कोई ज़रूरत है? आपको पता नहीं सर, नवाज ने शहबाज से क्या लेनी, मंजूरी तो उन्होंने ली IMF से, उनसे मंजूरी ली ना। वो तो कह रहे हैं सीधी सीधी बात, अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपको टका नहीं देंगे, अभी और भी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, बड़े एक डटाई से कहते हैं जी हमने GST नहीं बढ़ाया।
अभी हमने लेवी नहीं लगाई, अब हमने PDL नहीं लगाया। खुदा का खौफ करो भाई, इससे ज़्यादा क्या करेंगे आप? उसका बड़े दावे से कहता है जी अब वो हमने 100 रुपये लीटर तक जाना है। डॉक्टर इशफाक हसन बता के गए हमें कल इसी प्रोग्राम में कि ये 300 रुपये लीटर तक जाएंगे, और फिर पता नहीं इनकी कोई तसल्ली होगी या नहीं, क्योंकि ये IMF को नोटों की बोरियां भर भर के देना चाहते हैं। ये पाकिस्तान गरीबों की जेबों से निकाल के ये IMF के संदूक भरना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू। जी 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 बिल्कुल। और अब जनाब शुएब बरनी हमारे साथ हैं, और कराची में हुआ है कौमी असम्बली के इलेक्शन में एक ज़िमनी इंतखाब, उसके बीच में जो फायरिंग हुई है और वहाँ पर जो मामलात हुए हैं। शुएब बरनी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शमी साहब। शुएब, क्या आज सारा दिन खबरें आती रही हैं, वहाँ पर एक हल्के का इलेक्शन था और बड़ी जमात जो थी उसने शिरकत नहीं की, PTI के ना होने की वजह से टर्न आउट जो है वो बहुत कम रहा, क्या ये दुरुस्त है? जी समी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तक के जो मेरे पास 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, कुल 300 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है, 309, जिनमें से 110 के नताइज अभी तक इलेक्शन कमीशन मुरतब कर चुका है। तो इस हिसाब से टर्नआउट जो है इस वक्त 8.42 यानी 9% से भी कम वोटर्स टर्नआउट देखने में आया है। हम कह सकते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में वैसे भी वोटर्स टर्नआउट बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन ये जो सीट है NA 240 जो कि कौमी असम्बली के हल्के की सीट है, ये पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की थी, और इस वक्त जो नताइज हमारे पास पोलिंग स्टेशन के अभी तक आ चुके हैं, इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ही दोबारा से लीड कर रही है। और सेकंड नंबर पे पाकिस्तान की जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो इस वक्त मौजूद है, तीसरे नंबर पे महाजिर कौमी मूवमेंट है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और पांचवें नंबर पे पाक सरजमीन पार्टी है। लेकिन ये अनऑफिशियल रिजल्ट है अभी, क्योंकि रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं, मजीद नताइज आते जा रहे हैं। ये मैंने आपको 110 पोलिंग स्टेशन के मजमूई नताइज बताए हैं जो कि DRO ऑफिस में कंपाइल हो रहे हैं। और आज दिन भर यहाँ जो NA 240 का जो इलेक्शन था, सुबह जब 8 बजे पोलिंग शुरू हुई पर बिल्कुल नहीं निकले थे घरों से, क्योंकि कराची में कोई छुट्टी वगैरह का दिन तो था नहीं, तो इस इलाके के लोग अपनी नौकरी पे मामूलात पर गए हुए थे। लेकिन फिर दोपहर में हमने देखा कि सूरत हाल कशीदा हुई, और 4 बजे के बाद तो इलाका जो है वो बिल्कुल कशीदा सूरत हाल का मंजर पेश करने लगा। किसी पोलिंग स्टेशन फायरिंग नहीं हुई, बल्कि पोलिंग स्टेशन और जो सियासी जमातों के कैंप ऑफिस पे जो कि मुख्तलिफ रोडों पे लगे हुए थे हल्के के अंदर, वहाँ पे शदीद फायरिंग होती रही, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँबाक होकर जिना अस्पताल उसकी लाश ले जाई गई, जबकि पाक सरजमीन पार्टी से वाबस्ता साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं इफ्तिखार आलम, वो भी गोली लगने से जख्मी हुए हैं, जिन्हें लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा डंडे लगने से कोई 16 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जिनमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के शामिल हैं, वो जख्मी हुए हैं। तो हाल ही में 3 सियासी जमातों के कारकुनान आपस में एक दूसरे से उलझे और फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में पाक सरजमीन पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं अनीस कायम खानी, उनकी गाड़ी पर भी गोलियां लगी, और जो तहरीक लब्बैक के हैं साद रिजवी, उनकी गाड़ी पर भी गोलियां लगी, और उनके 2 जाती मुहाफिज गनमैन भी जख्मी होने के बाद, गोलियां लगने के बाद जिना अस्पताल ले जाए गए। तो समी साहब, आज दिन भर यही सूरत हाल रही। इस सब में इस हल्के में मौजूद हूँ, अभी भी यहाँ पे वोटों की गिनती का मरहला जारी है, और इलेक्शन के हल्के में जिस तरह की सूरत हाल होती है वही मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ रैलियाँ टोलियाँ की शक्लों में लोग गुजर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से कोई एक कैंप के आगे से दूसरी पार्टी की जब रैली गुजरती है तो वो नारेबाजी होती है, और जो नारेबाजी होती है उसके बाद उनके कारकुनान को उनके रहनुमा बैठक करते हैं कि आप लोग आपस में मत उलझें, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स ने अच्छा पार्टियों के। जी शुएब, मैं आपसे ये पूछूंगा, आपकी वहाँ पर कुछ लोगों से अगर बात हुई हो, क्योंकि 9% टर्न आउट तो बहुत कम है, यानी ये तो इलेक्शन की भी जो वैलिडिटी है अगर 10% से कम टर्न आउट हो तो क्वेश्चनेबल होती है, ये तो आपको दोबारा कराना पड़ता है। अब ये तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं था, तो किसी से बात हुई कि अगर तहरीक इंसाफ इस गेम में होती तो फिर क्या यहाँ पर माहौल कुछ मुख्तलिफ होता, आप समझते हैं? समी साहब, यहाँ पे अमूमन तो जो आप देख सकते हैं कि ये जो लांडी कोरंगी जिस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमेशा पहले जब MKM का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया था,
लेकिन फिर जिस तरह से कराची की फिजा बदली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी इंतखाबात में कराची से 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती, लेकिन ये नशिस्त वो नहीं जीत सके थे और यहाँ की नशिस्त पर MKM के जो डिप्टी मोहम्मद इकबाल थे वही फातियाब हुए थे और MKM ने ये नशिस्त जीती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग पब्लिक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा MKM का वोट बैंक था पहले, जिसने पाक सरजमीन पार्टी ने इसको मुतासिर किया। इसी तरह जो मजहबी तबका था उसकी जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ये वोटर टर्नआउट शिफ्ट हुआ। तो अब जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे जो नताइज आते जा रहे हैं उनमें भी यही सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में होती, इसके साथ साथ जमाते इस्लामी भी अगर होती तो उनका वोट बैंक भी बढ़ता और ये जो वोटर टर्नआउट जो आपने मुझसे पूछा कि 9% से जो हमें कम दिखाई दे रहा है, तो इसमें यकीनी तौर पे इजाफा होता, क्योंकि जो यूथ है जो कराची के जो पढ़ा लिखा और एक जो तब्दीली वाली जो सरकार जो सिलसिला चल रहा है उसके बाद कराची के जो पढ़ा लिखा लड़का नौजवान है वो PTI को वोट देते हैं। तो अगर PTI का कैंडिडेट इस इलाके हल्के में इलेक्शन लड़ता तो ये वोटर टर्नआउट बढ़ सकता था। इसी तरह जमात इस्लामी के भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनका भी यहाँ पे आज कैंडिडेट नहीं था, उनके लोग भी वोट डालने के लिए नहीं आए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त जो मुकाबला था, आज अगर बेसिकली हम कह लें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान था। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कि आफाक अहमद साहब की जो महाजिर कौमी मूवमेंट है, जिसको MKM हकीकी के नाम से जाना जाता है, उनका यहाँ लांडी में बहुत स्ट्रांग होल्ड है। तो ये चारों पार्टियों के दरमियान था। लेकिन अब जो नताइज की सूरत हाल जिस तरह से हम देख रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको 110 की सूरत हाल बताई थी पोलिंग स्टेशन की, अब 112 पोलिंग स्टेशन का है। इसमें जो है तब्दीली यही है कि सबसे ऊपर जो है महाजिर कौमी मूवमेंट के सैयद रफ़ीउद्दीन जो है 3827 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 3446 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। MKM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 3317 वोट लेकर तीसरे नंबर पे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 300-400 वोटों में 3 पार्टियों के उम्मीदवार हैं। तो अभी मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है। 111 पोलिंग स्टेशन की नताइज मैं आपको अनऑफिशियल नताइज बता रहा हूँ, अभी हकीकी नताइज का। अच्छा शोएब, जरा शोएब ये बताइए कि तहरीक लब्बैक जो है दूसरे नंबर पर, उनके आप कह रहे हैं 3400 वोट हैं और जो आगे है उम्मीदवार उसके 3827, तो ये 400 वोट्स का फर्क है अभी तहरीक यानी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच। जी समीर साहब, जैसे जो महाजिर कौमी मूवमेंट है वो 3827 वोट के साथ पहले नंबर पे हैं। तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज 3446 वोट के साथ दूसरे नंबर पे हैं। MKM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 3317 वोट के साथ तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा फिर एक शोएब, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी तो फिर वहां पर MKM वाले हार रहे हैं और महाजिर कौमी मूवमेंट वाले जीत रहे हैं। जी, ये नताइज थोड़ी थोड़ी देर के बाद अप डाउन हो रहे हैं। किसी वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लीड मिल जाती है, जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है तो ये लीड ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि ये 111 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। 309 पोलिंग स्टेशन हैं। तो थोड़ी देर पहले ये सूरत हाल थी कि यहाँ पर वैसे तो ये सब शोएब, वैसे तो ये सब इत्तेहादी है ना, मतलब पीपल्स पार्टी है या महाजिर कौमी मूवमेंट है, तहरीक लब्बैक भी पंजाब में वो हुक्मरान जो इत्तेहाद है उसके साथ हैं। तो ये तो फिर बेसिकली तो PDM ही आपस में लड़ रही है सारी ये। जी, आप एक तरह से ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह MKM भी कोलिजन पार्टनर रहती है गवर्नमेंट की, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसी साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है वो भी, उनके भी वोट जो हैं उन्होंने नंबर 4 पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है और नंबर 5 पे पाक सरजमीन पार्टी है। तो बेसिकली अगर देखा जाए जिस तरह पाक सरजमीन पार्टी है या MKM पाकिस्तान, जिसको खालिद मकबूल। बहुत शुक्रिया शोएब, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। आप बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेकिन वो पाक सरजमीन पार्टी अगर मीडिया कवरेज में देखें तो पता नहीं किस तरह से मैनेज कौन करता है। इतनी कवरेज उनकी, हर तरफ से शोर शराबा, और नंबर 5वां उनका एक छोटी सी सूबाई असम्बली की सीट पर भी। लेकिन बहरहाल देखें, लब्बैक जो है बेसिकली तो ये सब PDM है वहाँ पर, क्योंकि लब्बैक भी पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो वहाँ पर ज़ाहिर है वो है तो सारा के सारा एक इस वक्त अलायंस है PDM, कोई ऑफिशियली उसके साथ हैं, कोई वैसे उनके साथ दे रहे हैं। बहरहाल
देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। टर्न आउट कम था, तहरीक इंसाफ होती तो यकीनन लोग निकलते। एक और वहाँ से कराची से ये हम इसको कह सकते हैं एक बड़ा ट्रेंड कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ती तो लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते, और इस वक्त NA 240 में जो टर्न आउट है वो 10% से भी कम है, इंतहाई कम टर्न आउट, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बायकॉट किया। इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।